देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस बीच लापरवाही की तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है कि मानो लोगों को अंदाजा ही नहीं कि वो आग से खेल रहे हैं। ना तो चेहरे पर मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। तस्वीरें खटकर टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन को लेकर हुई महापंचायत की हैं। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए, जिसमें आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। लेकिन इस रणनीति के बीच शायद ये लोग देश में पांव पसार रहे कोरोना के खतरे को भूल गए। इसमें शामिल किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी बेफिक्री के साथ शामिल हुए। कोरोना के बारे में पूछा गया तो सुनिए क्या गैर जिम्मेदाराना जवाब मिला। बिल्कुल षड्यंत्र है। कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। 5 महीने से धरनों पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की हैं। आज तक एक भी सिंगल आदमी भी कोरोना से नहीं मरा। देश में जब कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा हो, ऐसे में इस बयान का क्या मतलब समझा जाए, ये तो नेताजी ही जानते हैं। चौबीस घंटे में 29,754 नए कोरोना केस, लेकिन लापरवाही में किसी तरह की कोई कमी नहीं। यूपी के औरैया के इस बाजार में लोगों की आवाजाही देखकर तो कुछ ऐसी ही बात समझ में आती है। सावधानी बरतने की अपील के बाद भी लोग बेरोक टोक बाजारों में निकल रहे हैं। किसी के चेहरे पर मास्क है तो किसी के चेहरे से गायब। ये लापरवाह रवैया कोरोना को खुलेआम दावत देने जैसा ही है। देश की राजधानी तो और भी मुश्किल वक्त से गुजर रही है। कोरोना के कहर से जूझ रही दिल्ली में ऑक्सीजन का गंभीर संकट पैदा हो गया है। दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो करोड़ों लोगों को हम खो देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कोरोना के वर्तमान हालातों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि अस्पताल में कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बची है। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से भी लगातार बात कर रहे हैं। दिल्ली में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का काम भी जारी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि ऑक्सीजन को लेकर सब अस्पतालों से फोन आ रहे हैं। अगर कल सुबह तक पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हाहाकार मच जाएगा। शॉर्टेज है जिसका समाधान हम सबको निकालना होगा किसी किस तरीके से, अदरवाइज ये पेशेंट के लिए घातक साबित हो सकती है। ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जाने जाएंगे, पर मेरे ख्याल में ऑक्सीजन जो है हमें प्रॉमिस किया कि ऑक्सीजन दे रहे हैं तो जाने बच जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले लोगों को अलग अलग राज्यों में रोक दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर राज्यों के बीच जंगल राज्य न हो, इस पर केंद्र सरकार को बेहद संवेदनशील और सक्रिय रहना होगा। हम सब मिलके कोरोना से लड़ेंगे। सबने लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन का फॉलो करें और पैनिक ना करें। सरकार ने, जैसा मैंने कहा, 6,000 बेड्स को बढ़ा के 19,000 कर दिया है और अभी 2700 बेड्स अगले हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में और जुड़ जाएंगे। दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सवाल उठा दिए हैं। प्रियंका ने कहा कि भारत में हर रोज 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनता है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने वाले देशों में से एक है। कमी के पीछे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट न हो पाना है। नरेंद्र मोदी जी, अभी भी देर नहीं हुई है, लोग मर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति के लिए गृह मंत्रालय लगातार सक्रिय है। राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे बिना किसी बाधा के सिलेंडर मुकाम तक पहुंच सके। तो देखिए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आधी रात के करीब ट्वीट किया था और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए कहा था। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों की हालत किस तरीके की है, ये हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जीटीबी अस्पताल के बाहर से हमारी सहयोगी अजातिका हमारे साथ जुड़ रही है। अजातिका का रुख कर लेते हैं। अजातिका, अभी के वहां के अपडेट क्या है?
जी बिल्कुल प्रतिमा, आपको बताएं कि करीबन 5 घंटे पहले दिल्ली के जो जीटीबी अस्पताल है वहां पर सिलेंडर्स जो हैं वो पहुंचा दिए गए थे, जहां पर 500 से ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स एडमिटेड थे। और रात करीबन 2 बजे वहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनसे भी हमने बात करी थी। उनका भी कहना था कि कई सारे पेशेंट्स जो हैं उनके लिए केवल आधे घंटे और 1 घंटे का ही उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स का स्टॉक बचा था, लेकिन 5 घंटे हो गए हैं तब से कई सारे पेशेंट्स तक जो ऑक्सीजन रिलीफ है टैंकर्स पहुंचा दिए गए थे उनके प्रेमाइसेस में। और ऐसे हमें कई सारे लोग जो हैं वो सुबह भी देखने को मिले जो रात का मंजर बताते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो उस रात का मंजर ध्यान करते हुए बेहद इमोशनल हो रहे थे, जिनका कहना था कि उनका पेशेंट ऐसी हालत में था कि उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद बचाना उन्हें बेहद मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 500 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं, तो आप ऐसे में उनकी जो व्यथा है वो समझ सकते हैं। और सत्येंद्र जैन जो कि हमारे मंत्री हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उनके ट्वीट के बाद में जो मंत्रालय है वो हरकत में आया था और दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में करीबन 2 बजे के अराउंड 500 से ज़्यादा पेशेंट्स को रिलीफ दे दिया गया था। और फिलहाल कई सारे पेशेंट्स जो हैं वो रिलीफ में हैं। चलिए, ये राहत की बात अजातिका आपने बताई, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने का। कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और रात को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन लगातार केंद्र से गुहार लगा रहे थे कि प्राइवेट अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों में दिल्ली के जो कि कोविड डेडिकेटेड है वहां ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कुछ घंटों के लिए नहीं की गई तो हाहाकार मच जाएगा। कम से कम कुछ अस्पतालों में तो ऑक्सीजन पहुंचा ही दिया गया है, ये राहत की बात है। दिल्ली में ऑक्सीजन के सिलेंडर देर से पहुंचने के लिए किसान आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पूरी खबर जानिए। इन दोनों तस्वीरों का आपस में संबंध हो सकता है, इस बात को पहली बार में मानना शायद मुश्किल हो, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली कंपनी की चिट्ठी से किसान आंदोलन पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली कंपनी इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि श्री बालाजी एक्शन अस्पताल पश्चिम विहार दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में 2 घंटे की देरी हो गई थी और इस देरी के पीछे NH24 पर जारी किसान आंदोलन की वजह से लगा लंबा जाम था। किसानों ने NH24 को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से मोदी नगर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रही हमारी गाड़ियों को 100 किलोमीटर तक का ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, जिससे दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचने में देरी हो रही है। दिल्ली में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाली कंपनी के मुताबिक पानीपत से दिल्ली आते समय सिंघू बॉर्डर पर और मोदी नगर से दिल्ली के दौरान NH24 पर किसान आंदोलन की वजह से अक्सर जाम मिलता है और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रही गाड़ियां जाम में फंस जाती हैं। कंपनी ने सरकार से मांग की है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रहे ट्रक के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रक को किसान आंदोलन की वजह से लगने वाले जाम से बचाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कोई उपाय खोजना होगा। नमस्ते भारत में कोरोना से जुड़ी अब वो खबर जिसमें अगले 3 हफ्ते बेहद सावधानी से चलने की चेतावनी है। ऐसा किसने और क्यों कहा, जानिए। कोरोना संकट पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में अगले 3 हफ्तों यानी 21 दिनों को अहम बताया और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए कहा, अस्पतालों की बुनियादी ढांचे को अगले 3 सप्ताह के लिए अग्रिम स्तर पर मजबूत किया जाए, आवाजाही पर रोक समेत सख्ती बरती जाए, बड़े जमावड़े और बाजार के खुलने के नियम को कड़ाई से लागू करें, कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पर सबसे ज्यादा संकट है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 28,395 नए केस आए हैं और 277 लोगों की जान गई है। दिल्ली में केस और मौत का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है, यानी साफ है कि अगले 21 दिन की सावधानी ही इस शहर को कोरोना के तूफान से बचा पाएगी। पिछले 2 दिनों से लगातार देश की राजधानी दिल्ली हो या देश के अलग अलग हिस्से हो, वो तस्वीरें आ रही हैं जो पिछले साल भी आई थी और हमारा दिल तोड़ कर गई थी। दिल्ली और महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट के साथ ही कामगारों में डर बढ़ गया है। इस डर का नतीजा ये कि लोग एक बार फिर से अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं, यानी कि रिवर्स पलायन। ये तस्वीरें बढ़े हुए डर की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह प्रवासी कामगार एक बार फिर 2 जून की रोटी छिन जाने की आशंका से डरे हुए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगने और महाराष्ट्र में लगने की आशंका से शुरू हो गया है।
दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही आनंद विहार बस से लेकर दूसरे बस अड्डों पर भीड़ जमा होने लगी। ठसाठस भरी बसें यूपी बिहार की तरफ वापसी करने लगी। बसों के अंदर जगह नहीं मिली तो छत पर ही बैठने की जगह बना ली। देखिए किस तरह लोग इन बस्तों में अपनी गृहस्थी का सामान समेटे बस के आने का इंतजार कर रहे हैं। बड़े हों या बच्चे, सब बस की तरफ एक टकटकी लगाए देख रहे हैं। उम्मीद बस एक, रोटी का इंतजाम ना सही, घर की छांव तो नसीब होगी। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। कोरोना के केस बढ़े तो कर्फ्यू लगाया गया, फिर लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के साथ ही प्रवासी कामगार अपना झोला उठाकर चल पड़े। उनके मन में सवाल है कि अगर लंबे वक्त के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई तो घर कैसे चलेगा। कोई समस्या आए इससे पहले ही लोग अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। पंजाब का हाल भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ काम करने वाले दूसरे राज्यों के लोग डरे हुए हैं। कोई वापस कोलकाता जा रहा है, कोई बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग भी वापस घर की तरफ चल पड़े हैं। इनके मन में डर है कि अगर लॉकडाउन हो गया तो घर कैसे जाएंगे, आखिर आर्थिक मदद कौन करेगा। मन में ये शंका भी है कि कहीं वो बची हुई जमा पूंजी खर्च न कर जाएं। अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, घर नहीं जा पाया था। घर जा रहा है वापस कोरोना की वजह से। लॉकडाउन फिर हो जाएगा तो दिक्कत में पड़ जाएंगे हम लोग, इसीलिए जाना पड़ा। वो अगली बार जो हुआ था ना, उसके डर से हम लोग घर जा रहे हैं। लोगों से खचाखच भरी ट्रेन की ये तस्वीर बिहार के आरा की है, जहां बाहर रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा लॉकडाउन की आहट के साथ वापस लौटने लगा है। कोई महाराष्ट्र से वापस लौटा है तो कोई दिल्ली से आया है। वापस लौटने वाले इन लोगों को देखते हुए बिहार के स्टेशनों में चेकिंग की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था तो है, लेकिन सवाल भी है कि आखिर हर बार लॉकडाउन की आहट के साथ ही ये लोग अपना कर्म क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर क्यों हो जाते हैं। 1 मई से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। इससे पहले कांग्रेस केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। The government that believes in one nation, one tax, one nation, one election. But this is a government that does not believe in one nation, one price. 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के फैसले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि वैक्सीनेशन की नई नीति में सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। टीकाकरण नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग रही है, राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, टीका निर्माताओं को अनुचित लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। भारत के लोगों के बीच असमानता की स्थिति बदतर होगी। दरअसल केंद्र सरकार 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की हरी झंडी दे चुकी है। सरकार ने राज्यों को सीधे कंपनियों से डोज लेने का अधिकार दिया है। कांग्रेस की दलील है कि जो राज्य ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही वैक्सीन मिलेगी और बाकी राज्यों के साथ अन्याय होगा, निजी कंपनियों को फायदा होगा। आज रामनवमी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अभी देशवासियों के लिए एक ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आज रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के संकट काल में कोरोना से बचने के उपाय हैं, कृपया करके उसका पालन कीजिए। दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को याद रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को रामनवमी की बधाई देते हुए और कहते हुए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यही संदेश है कि हम सब मर्यादा में रहें। कोरोना का कहर पूरे देश में दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ नए रिकॉर्ड्स बना रहा है कोरोना और पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। आज आने वाले पिछले 24 घंटे के केस का आंकड़ा करीब 3 लाख छूने की आशंका है। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना का कहर बरपाने वाली दूसरी लहर के बीच राष्ट्र को संबोधित करने आए। पीएम के इस भाषण में सबसे अहम बात थी कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं। पीएम ने इस पर अपने मन की बात रखी। लॉकडाउन पर क्या है पीएम के विचार, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है।
मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। लॉकडाउन लगाने या न लगाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने राज्यों पर छोड़ दी, लेकिन इसे अंतिम विकल्प भी कहा। विपक्ष ने पीएम की इस सलाह पर सवाल उठाने में देर नहीं की। केंद्र सरकार क्या सहायता दे रही है, इसका किसी भी प्रकार का कोई जिक्र प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। परिस्थितियों के उलट लॉकडाउन से बचे ये सलाह देने का काम उन्होंने किया। दूसरी तरफ देश के कई हाई कोर्ट के आदेश आ रहे हैं शहरों में लॉकडाउन लगाने के। उनके पास वो अल्फाज भी नहीं थे जिनसे वो देश के लोगों को कुछ ढाढ़स दे सकते। भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी राज्यों की और जनता की है। कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाने की तरफ कदम बढ़ा भी दिए हैं। देश की राजधानी में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन नाम की मुहिम चलाने के बाद संपूर्ण लॉकडाउन पर कभी भी फैसला हो सकता है। खैर, इस वक्त कहीं ऑक्सीजन की कमी कोरोना है, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, कहीं अपनों को बचाने के लिए प्लाज्मा की तलाश जारी है, कहीं टेस्ट करवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें डरा रही हैं, कहीं शमशान घरों के बाहर लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर तरफ वायरस तांडव मचा रहा है, जान ले रहा है, नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य सरकारों ने पिछले 24 घंटों के जो आंकड़े दिए हैं, वो इस वायरस की रफ्तार में और भी ज्यादा तेज होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 28,395 केस और 277 मौत। महाराष्ट्र में 62,097 केस और 519 मौत। यूपी में 29,754, मौत 162। कर्नाटक में 21,794 केस और 149 मौत। छत्तीसगढ़ में 15,625 केस और 181 मौत। मध्य प्रदेश में 12,727 केस और 77 मौत। गुजरात में 12,206 केस और 121 मौत। राजस्थान में 12,221 नए केस और 64 मौत। तमिलनाडु में 10,931 केस और 48 मौत। बिहार में 10,455 केस और 51 मौत। चुनावी राज्य बंगाल में 9,819 केस और 46 मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भरोसा दिया कि ऑक्सीजन की कमी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। देश को संबोधित करने से पहले पीएम ने वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक की थी। पीएम ने इस बारे में क्या कहा है, वो सुन लेते हैं। इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि जल्द हालात सुधरेंगे।
लेकिन इन बातों का जमीन पर क्या असर होगा, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। सरकार की कोशिशें रंग लाएंगी या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आपको अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोना है, मास्क पहनना है और अगर बहुत जरूरी ना हो तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है, वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए और देशवासियों और अर्थव्यवस्था दोनों की सेहत जरूरी है। लेकिन बढ़ते केसेस के बीच आज महाराष्ट्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। क्या आज महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन? एक काम करना होगा कि लॉकडाउन लगा के लोगों को घर बिठाना पड़ेगा। आने वाले कुछ ही घंटों में आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। कोरोना से निपटने के लिए उद्धव सरकार ने ब्रेक द चेन मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम का कुछ ज्यादा असर जमीन पर नहीं दिखा और महाराष्ट्र अभी देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस वाला राज्य बन चुका है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े तो बेहद ही डरावने हैं। आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि आखिर ब्रेक द चेन की जगह महाराष्ट्र को संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ी है। 12 अप्रैल को जब ब्रेक द चेन के नाम से अधूरा लॉकडाउन लगाया गया था, तब 24 घंटे में 51,751 नए केस आ रहे थे। वहीं 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 258 था, जबकि 8 दिन बाद 20 अप्रैल को महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,097 नए केस आए हैं, जबकि 519 लोगों ने दम तोड़ा, यानी आंकड़ा पहले से काफी बढ़ गया है। साफ है, इस मुहिम का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। ऐसे हालात में उद्धव सरकार के सामने संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के समर्थन के बाद सीएम आज शाम से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की प्रोसेस शुरू है, लेकिन आंकड़ा 60,000 के करीब लगातार आ रहा है। कुछ और कड़ाई उसमें लाई जाएगी। लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, उसे किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाज़ारों में भी भीड़ जुट रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें लगता है महाराष्ट्र सरकार जो और कड़े नियम है उसका ऐलान करेगी। जिस गति से वो फैल रहा है, उस गति को अगर कम करना है तो फिर आपको लॉकडाउन के सिवा कोई पर्याय नहीं, ऐसे पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा। महाराष्ट्र के बड़े शहरों के हालात भी आपको दिखा दें। मुंबई में 7,214 नए केस और 33 मौत, नागपुर में 6,890 केस और 91 मौत और पुणे में 10,393 केस और 112 लोगों की मौत हो गई। लॉकडाउन लगाने से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़े फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। कोरोना संक्रमण के चलते उद्धव सरकार ने बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। महाराष्ट्र से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। सरकार लॉकडाउन जैसा सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। दूसरी तरफ कामगारों का महाराष्ट्र छोड़ने का सिलसिला जारी है। लोग अपने परिवार, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, इन सब को लेकर लोग रेलवे स्टेशन में पहुंच रहे हैं। गांव जा रहे हैं, कमाई धमाई है ही नहीं, क्या करेंगे। दुकानें जो थी जहां सर्विस कर रहे थे वो बंद है, क्या करेंगे। गांव जाके घर पे रहेंगे और क्या करेंगे, घर तो है अपना उधर। देखेंगे स्थिति बराबर रहेगा तो आएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे आके ऐसे ये हालत में। सर अब बंद हो गया, काम कुछ नहीं जा रहा है, काम बंद हो गया सर। मार्केट में गाँव जा रहे हैं 2-4 महीने के लिए, अब जब नहीं चालू होगा तब क्या करेंगे। यहाँ पे जा रहे हैं, काम धंधा बंद हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या करेंगे इधर रुक करके। फिर क्या काम कर रहे थे, कब से बंद? नाके पे काम कर रहा था, फिर कुछ कंपनी में किया, कंपनी भी बंद हो रही है धीरे धीरे अभी, तो क्या करेंगे। फिर वहाँ पे काम मिलेगा? काम नहीं मिलेगा, फिर भी रूम भाड़ा तो नहीं देना पड़ेगा घर पे ना। हाँ,
खाना पीना अच्छे से मिलेगा ना, उधर अनाज पैदा होता है अपने गांव में। अब काम मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो उधर खाना तो मिलेगा खाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल के संबोधन में लोगों को अपने राज्य न छोड़ने की अपील की थी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच मुंबई से रोज ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं, उसको देखकर लगता है कि यहाँ बहुत सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। और इस बीच एक अहम जानकारी आपको दे दें, दिल्ली से लेकर मुंबई तक देश में ऑक्सीजन की किल्लत की तस्वीरों के बीच मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली तस्वीर आई है। दमोह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रात में ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट मच गई। मरीजों के परिवार वालों ने ही ऑक्सीजन सिलेंडर लूटने शुरू कर दिए। अस्पताल स्टाफ से बदसलूकी की गई। ऐसे हालात में अस्पताल के घबराए डॉक्टर्स ने इलाज बंद करने की बात तक कह दी। दमोह एमपी के उन जिलों में है जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये कल रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दमोह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कोविड पेशेंट्स का इलाज चल रहा था। पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। कल रात ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचे तो लोगों ने अपने परिवार वालों के लिए सिलेंडर लूटने शुरू कर दिए। क्योंकि आप देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वाकई निराश करने वाली हैं। गैर जिम्मेदाराना है लोगों का ये व्यवहार। लेकिन आप सोचिए कि एक आम आदमी सरकारी व्यवस्था से इस कदर अपना विश्वास उठा चुका है, इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है कि उसको लगता है कि अगर उसने अपने परिवार वाले के लिए एक सिलेंडर भी बचा लिया तो यही उसकी सबसे बड़ी मदद होगी। तो कहीं इंजेक्शन चोरी हो रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन की लूट हो रही है। ऐसी तमाम खबरें लगातार देश से सामने आ रही हैं जो चिंता पैदा करती हैं। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की आहट एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। करीब 8 दिन पहले लगाए गए आधे अधूरे लॉकडाउन का कोई खास असर नहीं दिख रहा। ऐसे में आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए उद्धव सरकार ने ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत की थी, लेकिन इस मुहिम का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। ऐसे हालात में उद्धव सरकार के सामने संपूर्ण लॉकडाउन ही एक रास्ता बचा है। उद्धव सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के समर्थन के बाद सीएम आज शाम से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। जिस गति से वो फैल रहा है, उस गति को अगर कम करना है तो फिर आपको लॉकडाउन के सिवा कोई पर्याय नहीं, ऐसे पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन क्यों जरूरी है, इसको आंकड़ों के जरिए समझते हैं। महाराष्ट्र में 12 अप्रैल को जब ब्रेक द चेन के नाम से अधूरा लॉकडाउन लगाया गया था, तब 24 घंटे में 51,751 नए केस आ रहे थे। वहीं 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 258 था, जबकि 8 दिन बाद 20 अप्रैल को महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,097 नए केस आए हैं, जबकि 519 लोगों ने दम तोड़ा, यानी आंकड़ा पहले से काफी बढ़ गया। हमें लगता है कि जिस तरह से देश में कोरोना की लहर है, लॉकडाउन जरूरत है। केंद्र सरकार को राज्यों को मदद देने की ज़रूरत है। आम और गरीब मजदूरों को कोई मदद का ऐलान करने की ज़रूरत है। वैक्सीन की कमी को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने ये मांग रखी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए सरकार वैक्सीन मंगा सकती है। माना जा रहा है कि इस बारे में आज शाम तक प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री इस संबंध में पत्र भी भेज सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन की केवल अभी खबर है, लेकिन लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद हम चाहते हैं कि ये तस्वीर आप देखें। आज रात से लॉकडाउन लग सकता है, ऐसी केवल खबरें हैं, ऐसी कोई पुष्टि नहीं है इस बात की, लेकिन सुबह से ही लोगों ने राशन खरीदने के लिए कतारें लगानी शुरू कर दी हैं। हालांकि राहत की बात यह कि देखिए, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये पैनिक बाइंग आपको और मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगा भी तो जो राशन का सामान है वो ज़रूरी सेवाओं में आता है, ज़रूरी चीज़ों में आता है। दूध, फल, सब्जी, बाकी दवाई या फिर दूसरी चीज़ों की किल्लत होगी नहीं। तो आप किसी भी हाल में घर से बाहर निकलकर पैनिक बाइंग ना करें। अगर लॉकडाउन लगा भी तो भी इन चीज़ों की कोई किल्लत आपको नहीं होगी।
महाराष्ट्र में आज रात से फुल लॉकडाउन लगने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। उसी में सुपरमार्केट, किराना माल की दुकानें जो है वो सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुली रहने वाली है। इसमें लोगों की तरफ से जो है वो बड़ी भीड़ जो है वो डीमार्ट के बाहर हम देख सकते हैं। हम फिलहाल है कांजूर मार्ग के एक डीमार्ट के बाहर हम देख सकते हैं कि लंबी कतार जो है वो हमें दिखाई पड़ रही है, जिसमें लोगों की तरफ से जो रोज का सामान है वो लेने के लिए यहाँ पर भीड़ दिख रही है। जो लॉकडाउन लगने के बाद में बाहर बहुत लोगों को निकलते नहीं आ पाएगा, बड़े पैमाने पर रिस्ट्रिक्शंस रहने वाले हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो इकट्ठा करने के लिए लोग जो है वो बाहर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन हेमंत कदम के साथ अभिषेक मुठाल, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो कुमकुम ने आपको मुंबई की तस्वीर दिखाई। कोरोना के कहर से जूझ रही दिल्ली में ऑक्सीजन का गंभीर संकट लगातार बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जल्द ऑक्सीजन नहीं मिली तो दिल्ली के अस्पतालों में हाहाकार मच सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अगर समय पर कदम नहीं उठाए तो करोड़ों लोगों को हम खो देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कोरोना के वर्तमान हालातों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि अस्पताल में कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बची है। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से भी लगातार बात कर रहे हैं। दिल्ली में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का काम भी जारी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि ऑक्सीजन को लेकर सब अस्पतालों से फोन आ रहे हैं। अगर कल सुबह तक पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हाहाकार मच जाएगा। शॉर्टेज है जिसका समाधान हम सबको निकालना होगा किसी न किसी तरीके से, अदरवाइज ये पेशेंट के लिए घातक साबित हो सकती है। तो ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जाने जाएंगे, पर मेरे ख्याल में ऑक्सीजन जो है हमें प्रॉमिस किया कि ऑक्सीजन दे रहे हैं तो जाने बच जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले लोगों को अलग अलग राज्यों में रोक दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर राज्यों के बीच जंगल राज्य न हो, इस पर केंद्र सरकार को बेहद संवेदनशील और सक्रिय रहना होगा। हम सब मिलके कोरोना से लड़ेंगे। सबने लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन का फॉलो करें और पैनिक ना करें। सरकार ने, जैसा मैंने कहा, 6000 बेड्स को बढ़ा के 19000 कर दिया है और अभी 2700 बेड्स अगले हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में और जुड़ जाएंगे। दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सवाल उठा दिए हैं। प्रियंका ने कहा कि भारत में हर रोज 7500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनता है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने वाले देशों में से एक है। कमी के पीछे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट न हो पाना है। नरेंद्र मोदी जी, अभी भी देर नहीं हुई है, लोग मर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति के लिए गृह मंत्रालय लगातार सक्रिय है। राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे बिना किसी बाधा के सिलेंडर मुकाम तक पहुंच सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर स्वास्थ्य मंत्री लगातार एक गुहार लगा रहे हैं कि सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिया है। आज 6 दिन के लॉकडाउन का दूसरा दिन है। दिल्ली में कोरोना के 85,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। फिर भी इन तस्वीरों को आप देखिए, ये दिल्ली के दरियागंज इलाके की तस्वीरें हैं। ये आज सुबह कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। सब्जी मंडी में भीड़ में कोई कमी नहीं है। कल भी दरियागंज की सुबह की ऐसी ही तस्वीर नमस्ते भारत में हमने आपको दिखाई थी। क्या फायदा, लगातार हम जागरूक कर रहे हैं आप लोगों को, ये कहते हुए कि अस्पतालों में संसाधन खत्म हो गए। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों के हालात बहुत खराब है। लॉकडाउन एकमात्र एक विकल्प था। उसके बावजूद भी अगर रोज सुबह सब्जी मंडी में इस तरह की भीड़ निकल रही है तो फिर आप अपनों को खतरे में डाल। राज्य सरकारें भी लगातार कह रही हैं, अगर आप लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो नियमों का पालन कीजिए और कोरोना से दूर रहिए। यूपी में लोग अपनों को खोने से डरे तो हुए ही हैं, अब शवों की अदला बदली की तस्वीर भी आनी शुरू हो गई है। जो हमने दिया उसी को आप अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये है पवित्र कुमार,
जिनके परिवार के सदस्य की कोरोना से मौत हो गई। लेकिन लापरवाही की हद देखिए, अस्पताल प्रशासन ने उन्हें किसी और मरीज का शव थमा दिया। ये अमानवीय हरकत यूपी के मुरादाबाद की है, जहां 2 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। दोनों परिवार अस्पताल पहुंचे तो उन्हें परिजनों का शव सौंप दिया गया, लेकिन इस अस्पताल प्रशासन ने बड़ी लापरवाही करते हुए शवों की अदला बदली कर दी। इस मामले को सामने लाने वाले पवित्र कुमार का कहना है कि उन्होंने अस्पताल में ही शव की शिनाख्त करवाने की बात कही थी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। बॉडी जब लेने गए तो कोविड को ये कहते हुए हमारी गाड़ी में बिल्कुल अस्पताल के बंदों ने हमारी बॉडी को रख दिया। हमने जब ये कहा कि हम अब बॉडी को शनाख्त करना चाहते हैं, क्या यही हमारी बॉडी है, तो वो उन्होंने देखने नहीं दी। जब हमारा 4 घंटे के बाद नंबर आया और लकड़ियाँ वगैरह हमने लगा ली, तो जब हमने डेड बॉडी को उठा करके रखने की कोशिश करी वहाँ, तो इत्तेफाकन जब हमने, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पन्नी में वो लिपटी हुई थी बॉडी, तो जब हमने उस बॉडी को देखा तो वो बॉडी हमारी नहीं थी। देखते ही देखते परिवार वालों के होश उड़ गए। उन्होंने अस्पताल से शिकायत की तो हैरानी भरा जवाब मिला। हमने उनसे बात करी कि भाई हमारी बॉडी कहाँ है, ये जो 2 तुमने हमें बॉडी दी है ये हमारी बॉडी नहीं है। उन्होंने कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया और ये कह करके डाल दिया कि जो हमने दिया उसी को आप अंतिम संस्कार कर दीजिए। मामले ने तूल पकड़ा तो शिनाख्त हुई। पता चला कि दूसरा शव नासिर नाम के व्यक्ति का है, जिसके बाद नासिर के परिवार से संपर्क किया गया। बॉडी थी, उसका हम दफन दे चुके थे और दफन देने के बाद हुआ ये कि जब हम घर पे गए तो हॉस्पिटल से और पुलिस प्रशासन की तरफ से और आला अधिकारियों की तरफ से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे, और वो फ़ोन आ रहे थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आपने बॉडी को दफन कर दिया। हमने कहा हाँ कर दिया। वो बॉडी आप ही की थी, वो प्रोटोकॉल का पूरा हमने पालन करा, क्योंकि हमें देखने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मतलब कोई घटना घटी होगी, तो जो दूसरी बॉडी थी। आरिफ ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शव को उसी तरह दफन कर दिया जैसा अस्पताल ने सौंपा था, लेकिन शव बदलने की बात सुनकर उनके पैरों से भी जमीन खिसक गई। मामला सामने आया तो दोनों परिवारों को सही शव सौंप दिया गया। अब मामले की जांच हो रही है कि इतनी बड़ी गलती आखिर हुई कैसे। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने से योगी सरकार ने कर दिया है इनकार, तो फिर बढ़ते मामलों को काबू में कैसे किया जाएगा, समझिए। यूपी सरकार के 5 शहरों में लॉकडाउन से मनाही के बाद अब राज्य सरकार कोरोना से निपटने के लिए दूसरे रास्ते तलाश रही है। सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कई अहम फैसले लिए। राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगेगी। राज्य में कोविड अस्पतालों में मौजूद बेड की संख्या दोगुनी की जाएगी। प्रभारी मंत्री जिलों में जाकर स्वास्थ्य सेवा, खासकर ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करेंगे। केंद्र सरकार से 800 टन ऑक्सीजन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी। 75% होम आइसोलेशन में मौजूद मरीजों को घर में ही 7 दिन की दवा हर हाल में दी जाएगी। यूपी में पिछले 24 घंटे में 29,754 केस सामने आए हैं। सरकार भले ही तैयारियों के दावे कर रही हो, लेकिन सड़कों पर टेस्ट के लिए लंबी लंबी कतारें और इलाज न मिलने की दर्दनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।